और चलिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए सूची जारी है। एमपी से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ से बीजेपी की सूची जारी, काफी पहले इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है, ये कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको खबर भी बताई थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर मंथन हुआ है। 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, 21 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के जिनके नामों का ऐलान हो गया है। और ये नामों का ऐलान जो हुआ है वो भी हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सुमावली से इंदल सिंह कंसाना, गोहद से लाल सिंह आर्य का नाम सामने है। आपको बता दें, जो लिस्ट सामने आ गई है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां नामों का ऐलान हो गया है। तो सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत, सुमावली से इंदल सिंह कंसाना, गोहद से लाल सिंह आर्य, पिछौर से प्रीतम लोधी, प्रियंका मीणा को चाचौड़ा से उतारा गया है। तो उम्मीदवारों की जो सूची है वो सामने आ गई है। काफी जल्दी ये कह सकते हैं ये डिसीजन उम्मीदवारों की सूची को लेकर लिया गया है। और ये भी कि अब जो प्रत्याशी हैं या उम्मीदवार हैं उनको लेकर ये कहा जा सकता है कि इन्हें काफी समय मिल जाएगा जब ये प्रचार प्रसार में अपने क्षेत्रों में जा सकेंगे। लेकिन इन नामों के चयन के पीछे क्या रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी जानना है। ये जो नाम सामने आए हैं, काफी सारे ऐसे नाम हैं जो पहले से ही चर्चाओं में थे और अब जो नाम सामने आ गए हैं उनसे काफी लोगों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा होगा। और यह भी कहा जा सकता है कि जिनकी किस्मत खुली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार बन जाना इतना आसान नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे जो नाम सामने आए हैं, इनके अलग अलग पैनल्स होंगे जिनमें से इन नामों का चयन हुआ होगा। तो उम्मीदवारों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां 39 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने इनका ऐलान कर दिया। लिस्ट जो सामने आई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत जिनके नाम का ऐलान हो गया है, वहीं इंदल सिंह कंसाना, सुमावली से गोहद से लाल सिंह आर्य, पिछौर से प्रीतम लोधी, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा। एक एक सीट को लेकर आपके सामने हम एक अच्छा विश्लेषण रखने जा रहे हैं, जिससे आपको समझ जाएगा कि इन नामों के पीछे की क्या कुछ स्थितियां रह सकती हैं, क्यों आखिर ये नाम सामने आए हैं। और चलिए, जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इन नामों को लेकर चर्चा भी करना, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियस है इसको लेकर हम लगातार आपको खबरें भी दिखाते रहे हैं। दिल्ली के नेताओं का मध्य प्रदेश में लगातार दौरे और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें, योजनाओं का भी जिक्र। चलिए, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर्स मौजूद हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये लिस्ट आपके सामने और हमारे सीनियर्स हमें बताएंगे कि आखिर इस लिस्ट के पीछे वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मनोज जी, शुरुआत आपसे ही। कई सारे नाम हैं अलग अलग जगहों के, लेकिन काफी जल्दी इन नामों का ऐलान हो गया, बहुत कोई ऐसी सुगबुगाहट भी नहीं थी। क्या आप मानते हैं कि वाकई इन नामों के चयन के पीछे एक लंबा समय लिया गया होगा, मीटिंग्स हुई होंगी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लंबे समय से बीजेपी इसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि बीजेपी ने जो पिछले चुनाव में सीटें हारी थी, या वो सीटें जो लगभग 1 या 2 या 3 चुनाव से पार्टी हार रही है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी और इसको आकांक्षी सीटों का नाम दिया गया था और अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस पर लंबे समय से वर्कआउट चल रहा था। अमित शाह 2 बार भोपाल आ चुके थे और 20 तारीख को फिर आ रहे हैं। कल दिल्ली में जब ये बैठक हुई तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का प्रेजेंटेशन हुआ और उसके बाद हालांकि ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि पार्टी इतनी जल्दी लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन जो कांग्रेस लगातार कह रही थी कि मध्य प्रदेश में जो 66 सीटें उन्होंने चिन्हित की हैं, जो 3 से लेकर 6 चुनाव तक कांग्रेस हार रही है, कि वहाँ पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे। फिर पिछले दिनों खबर आई थी कि उम्मीदवार वहाँ घोषित करने से वो परहेज कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कह सकते हैं उनको चौंका दिया। इनमें ज़्यादातर वो नाम हैं या वो सीटें हैं जिन पर ये जो 39 सीटें हैं, इनमें वर्तमान में कांग्रेस का ही कब्जा है और इनमें से ज़्यादातर वो नाम हैं जो पिछला 1 या 2 चुनाव हार चुके हैं। तो पार्टी ने उनको एक तरह से मौका दिया है कि आपके पास अब पूरा वक्त रहेगा कि आप चुनाव मैदान में उतरिए। कुछ नए चेहरों पर भी दाव लगाया गया है
क्योंकि जो पुराने चेहरे थे, जैसे पथरिया से रामकृष्ण कुसमारिया का पिछली बार टिकट काटा, 2 जगह से बागी होकर वो चुनाव लड़े, बीजेपी को 2 जगह से उन्होंने हरवाने में एक बड़ा रोल है, जिसमें जयंत मलैया जो उस समय मंत्री थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। लाल सिंह आर बीजेपी का बड़ा एससी चेहरा है, एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पिछली बार वो गोहद से चुनाव हार गए थे, इसके बाद से वो लगातार राजनीति से बाहर बने हुए थे, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया क्योंकि वो जिस जाटव समुदाय से आते हैं वो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में और उत्तर प्रदेश में भी उनका असर है। चूँकि भिंड उत्तर प्रदेश से सीमा से लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर बीजेपी उनका लाभ लोकसभा चुनाव में आने वाले में लेने वाली। ललिता यादव की हम बात करें, पूर्व मंत्री हैं, पिछला चुनाव हार गई थी। अदल सिंह कंसाना बीजेपी को हराकर कांग्रेस से चुनाव जीते थे, इसके बाद बीजेपी में आए थे, उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद पार्टी ने उनको निगम मंडल में एडजस्ट किया था। सबलगढ़ की बात करें तो सरला विजेंद्र रावत नया नाम है। प्रीतम लोधी उमा भारती के समधी हैं, पिछली बार भी पिछोर से कड़े मुकाबले में केपी सिंह से हार गए थे। इसके बाद बागेश्वर बाबा और ब्राह्मणों को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद पार्टी ने उनको बाहर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने ओबीसी मोर्चा संभाला था और इसके बाद से खबरें आ रही थी कि उमा भारती उनकी वापसी के लिए प्रयासरत है और नाराज भी हैं। तो लोधियों को लेकर एक बयान उमा भारती का बड़ा चर्चित रहा था कि आप मेरी शक्ल देखकर पार्टी को वोट ना करें। इसके बाद मान मनोबल का दौर चला और प्रीतम लोधी की फिर से वापसी हुई। तो माना जा रहा है कि प्रीतम लोधी जो पिछोर में केपी सिंह कक्का जो कि सीनियर विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और लगातार अजय हैं, तो पार्टी उनको घेराबंदी का उनके नाते प्रयास करेगी। इसी प्रकार हम बात करें अंचल सोनकर की, अंचल सोनकर भी पिछले 2 चुनाव से लगातार हार रहे हैं और पिछली बार भी वो ऐसा लग रहा था कि शायद चुनाव जीत जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो पार्टी ने एक बार उन पर भी भरोसा जताया है। अगर हम राजेश सोनकर की बात करें, जिनको सोनकर से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, तो वो ही एक नया चेहरा है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो जो कांग्रेस के नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री, वो उनको चुनौती देंगे। पहले खबरें ये थी कि जो देवास लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, उनको पार्टी इस मैदान में उतार सकती है, लेकिन लंबे विचार मंथन के बाद फिर इस नए नाम की घोषणा की गई है। बिल्कुल ब्रजेश जी, मनोज जी अभी बता रहे थे कि ये अमूमन वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ऑलमोस्ट रही है और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि अब क्योंकि इन लोगों को अभी से ही इनको बता दिया गया है कि इन्हें आगे काफी लंबा वक्त है इनके पास काम करने के लिए, तो क्या माना जाए कि एक रणनीति के तहत ये फर्स्ट जो लिस्ट है वो अनाउंस की गई है? देखिए पारुल, बीजेपी हम देखते हैं कि लगातार प्रयासरत रहती है कि जो सीटें हार चुकी है वो उन पर फोकस करती है, वहाँ की प्रभारी बनाती है कि हारी हुई सीटों को हमको जीतना है, या लंबे समय से जो कांग्रेस के कब्जे में रहे हैं उनको जीतने की कोशिश करती है। ये उसकी रणनीति का एक हिस्सा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, सिर्फ सूची पहली बार जारी हुई है। इन सीटों पर फोकस हमेशा बीजेपी का रहा है, वो रणनीति हमने देखा है कांग्रेस ने भी इस बार अपनाई है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने उसको चौंका दिया। जिस तरह से उन्होंने कहा था, पहले कह रहे थे कि 6 महीने पहले हम सूची जारी कर देंगे हारी हुई सीटों की, फिर कहा कि 3 महीने पहले कर देंगे, अब बोल रहे थे कि जल्द करेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था कि हम पहले सूची जारी कर देंगे। ये निर्णय उनका चौंकाने वाला है कि जिस तरह से अचानक उन्होंने सूची जारी कर दी, मतलब बीजेपी की तैयारियां पहले से ही हैं हर सीट को लेकर, और इसमें बहुत सारे संदेश भी छिपे हुए हैं। इस सूची को हम देखें कि इसमें ये संदेश छिपा है, एक तो कि जो सिंधिया के साथ या सिंधिया के समय में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे उनसे कोई परहेज नहीं है, यदि वो हार भी गए हैं तो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। जैसे कि इंदल सिंह कंसाना जो उपचुनाव हार गए थे लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनके बारे में अभी खबरें आ रही थी कि वो कांग्रेस के संपर्क में है, उन्होंने सफाई दी थी कि मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ। तो एक संदेश ये भी है कि उससे कोई परहेज नहीं है कि जो हार गए हैं उपचुनाव उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, बाकी के लोगों के लिए भी एक संदेश छिपा हुआ। दूसरा संदेश ये छिपा है कि जो जीत सकते हैं उम्मीदवार, चाहे वो पहले विधायक रहे हों, चाहे पिछली बार दौड़ में हों, उनके टिकट कट गए हों, उन पर भी दाव उठला है। जैसे हम बात करें ध्रुव नारायण सिंह की, हम बात करें आलोक शर्मा की, यदि उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया है तो आलोक शर्मा पहले भी वहां से चुनाव हार चुके हैं। ध्रुव नारायण सिंह की बात करें हम तो उनका टिकट कट गया था, वो लगातार दावेदारी करते रहे लेकिन उनको 2 बार से टिकट नहीं मिल रहा था। आप देखिए उन पर भी भरोसा जताया। यदि हम राव की बात करें तो वहाँ पे जीतू जराती पर दाव नहीं चला है, पहले 2 बार चल चुके हैं उन पर दाव, तो इस बार वहाँ पे मधु वर्मा को दिया कि जो प्रबल दावेदार हैं वहाँ से वो जीत सकती है उस सीट को। तो बीजेपी ने रणनीति के तहत उन सीटों को देखा है कि जहाँ पे हम क्यों लगातार हारते जा रहे हैं। यदि हार रहे हैं तो कारण क्या है, क्या उम्मीदवार कारण है
क्या वहाँ पे गुटबाजी है, या जो हम पहले से जिन लोगों को यदि वहाँ पे उम्मीदवार बना देते हैं, एक बार यदि हम आलोक शर्मा का उदाहरण लें, उनको एक बार मैदान में उतारा, फिर दूसरी बार मैदान में नहीं उतारा, यदि उनको दोबारा उतारते तो पार्टी ने संभावना देखी क्या जीत सकते थे। और इसके साथ ही वो महापौर भी रह चुके और बीजेपी में प्रदेश पदाधिकारी भी है वो। तो आप देखिए कि उन लोगों पर जो इन सीटों को जीत सकते हैं, उन सीटों पर रणनीति बनाई है, उनके प्रभारी अलग अलग बड़े नेताओं को बनाया है, केंद्रीय नेताओं को बनाया है, ताकि वो देखें वहां पे क्या कमियां हैं, उनको दूर की जा सके। और इस समय यदि सूची पहले जारी कर दी है तो इसके निश्चित तौर पर प्रभावी नतीजे आएंगे। यदि पहले से आपने उम्मीदवार तय कर लिया, उससे कोई नाराज होगा, उसको दूर कर सकते हैं, और एक तरह से वहां पे जो गुटबाजी हो रही होगी वो अब समाप्त हो जाएगी, और उसको समाप्त करने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त समय है, बड़े नेता भी वहां दखल दे सकते हैं। तो आप देखिए कि इन सीटों पर फोकस है। अब कांग्रेस के पास एक प्रेशर बनेगा इसके बाद के, वो जो 66 सीटों की बात कर रही थी, लगातार कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने दौरे किए हैं, पूरी लिस्ट बन चुकी है उनकी भी, आजकल में सूची आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को भी इस पर प्रेशर बढ़ेगा कांग्रेस पर, और कांग्रेस भी जल्दी वो सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल मनोज जी, एंजल सिंह कंसाना और भी ऐसे उम्मीदवार जिनके बारे में भी कहा जा रहा है कि पहले भी हारे हैं लेकिन दोबारा उन पर अब भरोसा जताया जा रहा है। एंजल सिंह कंसाना को लेकर ये कि अब अगर पहले भी हारे हैं तो हारे पर भी भरोसा दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब तक इस इलेक्शन से इस दौरान, इस ड्यूरेशन में हमने ये भी सुना है कि जीत की गारंटी, लेकिन क्या आश्वस्त हैं अपनी पार्टी के इन कैंडिडेट्स को लेकर, जो लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, कि जो कैंडिडेट वो उतार रहे हैं उसके पीछे इतना वर्कआउट हो जाएगा, इतनी मेहनत हो जाएगी कि ये हारे भी थे पिछली बार, तो इस बार जिता देंगे? देखिए, एक तो एक लंबा वक्त उनको मिलेगा क्योंकि चुनाव में भी वक्त है। आमतौर पर होता ही है कि इलेक्शन के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तक उम्मीदवारों की घोषणा होती है जी। कई तो अपने ऐसे देखें कि नाम जब आखिरी दिन होता नामांकन का, उसके 1 या 2 दिन पहले तक लिस्ट जारी होती रहती कि इनको उम्मीदवार है, या किसी का टिकट बदला है, किसी का काटा है। तो बीजेपी ने बता दिया कि इन सीटों को लेकर वो कितनी गंभीर है, क्योंकि लगातार इन चुनावों में वो हार का सामना करना पड़ा है। भोपाल उत्तर की बात करें हम तो रमेश शर्मा गुट्टू भैया 1990 में जीते थे, उसके बाद से 3 दशक से पार्टी लगातार हार रही है। वहाँ रामेश्वर शर्मा को आजमाया गया, आरिफ बेग को आजमाया गया, आलोक शर्मा खुद चुनाव लड़ चुके हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं, इसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। अभी खबरें आ रही हैं कि आरिफ अकील लगातार बीमार है और उत्तराधिकारी की लड़ाई उनके परिवार में चल रही है कि उनके भाई आमिर अकील को चुनाव लड़ना है, उनके बड़े बेटे को चुनाव लड़ना है, लेकिन आरिफ अकील ने अपने मझले बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो बीजेपी को लग रहा है कि ये सही वक्त है कि उतने सक्रिय अगर नहीं हैं आरिफ अकील, तो आलोक शर्मा चूंकि पुराने क्षेत्र में रहते हैं, चौक के निवासी हैं और पार्षद के रूप में उनका कार्यकाल लंबा रहा है। घोषणा की है तो इसमें आपको नहीं कि एक हिडन संदेश भी छिपा हुआ है। आप देखिए कि अब किसी अल्पसंख्यकों को पिछली बार हमने देखा कि मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतारा था, तो बीजेपी इस बार परहेज करने वाली है। मध्य प्रदेश में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाएगी ताकि यह ध्रुवीकरण हो सके। जिस तरह से दिग्विजय सिंह मैदान में है, जिस तरह से बाबा बागेश्वर की कथा करा रहे हैं कमलनाथ, जिस तरह से हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, तो एक ये संदेश भी छिपा हुआ है। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो हमने पिछली बार भी देखा था जब आरिफ बेग को किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ाया गया था और कैसे उनको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो उम्र के जिस दौर में थे, बीमार थे, लेकिन पार्टी में चूंकि गुटबाजी इतनी ज़्यादा थी और कोई उत्तर सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। पिछले चुनाव में भी आलोक शर्मा का पूरा प्रयास रही था कि उनको गोविंदपुरा से टिकट मिल जाए, क्योंकि बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में मानी जाती है, लेकिन उनका दाव चल नहीं पाया था। उसी सीट से वीडी शर्मा, जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। बाद में सारे नेता उनके खिलाफ हो गए थे और वीडी शर्मा को बाद में खजुराहो भेजा गया था लोकसभा चुनाव में, जो कि रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये सब बता रहा है कि अब जो बची हुई सीटें हैं उनमें मामला दिलचस्प होगा। अगर भोपाल की हम बात करें, कि हुजूर की बात करें हम, नरेला की बात करें हम, दक्षिण पश्चिम की बात करें हम, गोविंदपुरा की बात करें हम, तो यहाँ दावेदारों की संख्या ज़्यादा, और जो 2 बड़े दावेदार थे उनको टिकट मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा विधायक है, चाहे वो रामेश्वर शर्मा हो, चाहे कृष्णा गौर हो, चाहे विश्वास सारंग हो, जो कि मंत्री भी हैं, कि क्या वो उसी सीट से लड़ेंगे या पार्टी उनकी भी सीट बदलती है। क्योंकि पिछली बार ये कहा जा रहा था कि पार्टी रामेश्वर शर्मा का टिकट बदल सकती है। अब ये खबरें हैं कि शायद उनको सिरोंज भी भेजा जा सकता है, लेकिन वो क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी पिछली बार जैसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती, कि चाहे वो नए चेहरों पर दाव हो, जल्दी टिकट घोषित करना हो और ऐसे लोगों को मैदान पर लड़ाना हो कि जिन पर पार्टी को पहले भरोसा रह चुका है, चाहे वो लाल सिंह आयर हो, आलोक शर्मा हो, या तमाम सारे ऐसे नाम। तो उसमें अनुभव भी है, उसमें युवा भी हैं, उसमें नए चेहरे भी हैं और अनुभवी चेहरे भी हैं। एक और बड़ी सीट है जिसकी हम जिक्र करना चाहेंगे, उसमें चाचौड़ा, जो दिग्विजय सिंह के लक्ष्मण सिंह की,
उनकी सीट पर एक नया उम्मीदवार, नया नाम आया है, प्रियंका मीणा का। जी। यहाँ पे ममता मीणा लगातार सक्रिय रही, उनके पति जो IPS रहे हैं, IPS जी। अधिकारी कार्यक्रम हुआ था उसमें भी वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में वहाँ मौजूद थे, बड़े शक्ति प्रदर्शन किया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नया चेहरा, भले ही लोग मेहनत कर रहे हों, पुराने लोग जिनको लग रहा होगा टिकट तो हमको मिलेगा और कोई प्रबल दावेदार है नहीं, लेकिन उनको साइड में करके एक नए चेहरे को दिया गया है। ऐसे और भी उदाहरण है इसमें। इसके पीछे क्या गणित हो सकता है बीजेपी का? खास देखिए, आप अपने उपचुनाव की अगर हम बात करें, हाल ही में जो हुए थे उसमें भी बीजेपी ने नए चेहरों पर दाव लगाया था, और इस बार भी उनको लग रहा पार्टी को कि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। वो लक्ष्मण सिंह के जिस प्रकार से बेबाकी से बोलते हैं, तो ममता मीणा उनके सामने कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती है। और दूसरा, लंबे समय से वो क्षेत्र की राजनीति सक्रिय विधायक रह चुकी हैं, उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी जब लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो इसके बाद से माना जा रहा था कि अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा ना एक दूसरे को छेड़ने से बच रहे थे। तो यही कारण है कि पार्टी ने एक नए चेहरे को आगे लाए कि ठीक है, अगर आप इस चुनाव में हार जाते हैं तो अगले चुनाव में सही पार्टी उसको अपना गढ़ बनाने में सफल रहेगी। आप देखिए यहाँ भी कि मध्य सीट इतनी टिपिकल मानी जाती है, लेकिन ध्रुव नारायण सिंह जब थे तो उन्होंने आराम से चुनाव जीता था। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कि सुरेंद्र नाथ सिंह मम्मा को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि ये माना जाता है कि ये सीट बीजेपी की सीट है, लेकिन आरिफ मसूद के कारण उनकी एक ना चली, और जो पोलराइजेशन का प्रयास बीजेपी ने किया था वो भी नहीं हो पाया था। तो बीजेपी ने, आप देख लीजिए, जो ध्रुव नारायण सिंह लगातार सक्रिय थे, उनको पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, और नए चेहरों भी हैं तो उन पे लिए परहेज नहीं किया गया पुराने चेहरों पे। और जो आपने कहा था एदल सिंह कंसाना का उदाहरण दिया था, तो जो कांग्रेस से जो लोग आए थे सिंधिया के साथ, निश्चित तौर पर उनकी भी उम्मीदें बंध गई होंगी। चाहे वो प्रीतम सिंह लोधी की, हम यमर्ती देवी की बात कर लें हम, या और दूसरे जो नेता हैं, मुन्ना लाल गोयल की बात करें, लेकिन मुन्ना लाल गोयल उम्र के जिस पड़ाव पर है तो मुश्किल है। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर है, गोविंद सिंह है, ये ऐसे चेहरे हैं जो सिंधिया के खास माने जाते थे, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, चाहे प्रभु राम चौधरी हो, कि जिनको ये लग रहा है कि उनका टिकट पार्टी इस चुनाव में भी उनका पक्का हो जाएगा। लेकिन इस सूची में हमने एक चीज़ और देखी है, इसके प्लस पॉइंट पे हमने बात कर ली कि हर पक्ष मजबूत दिख रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव भी कुछ हैं। यदि हम बात करें कि अब जो लोग विरोधी होंगे, जो पार्टी में उससे दावेदार होंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि ये पार्टी के अंदर तो सबको पता होगा, ज़्यादातर जो दावेदार हैं कि सूची बन चुकी है और किसको टिकट मिल सकता है। आप देखिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है शैला मसूद के मामले में, जो ध्रुव नारायण सिंह को टारगेट किया जाता है, सीबीआई की जांच की दोबारा मांग की जाती है, जिस जांच में उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो ये भी तो एक घातक परिणाम हो सकते हैं, या जिसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं पार्टी के लिए, उम्मीदवार के लिए, कि उनके जो विरोधी होंगे पार्टी में वो सक्रिय हो जाएंगे और एन कैन प्रकरण उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसका भी तो चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टी को ये लग रहा है ना कि लंबे वक्त से अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो यहाँ पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जो भी है वो प्लस में आना है। जैसे कांग्रेस ने 66 सीटें चिन्हित की है कि उनको पता कि वो तो, ये हम सीटों की बात कर रहे हैं कि अगर मध्य की हम बात करें तो एक चुनाव की बात हो गई है, या दूसरी सीटों की बात है कि, या गोहद की बात करें हम तो एक चुनाव की बात है कि पार्टी हार रही है। लेकिन जो कांग्रेस ने चिन्हित की 66 सीटें, वो लगातार ऐसी हैं जो 4 चुनाव, 5 चुनाव, 6 चुनाव से पार्टी हार रही है। तो यहाँ भी पार्टी को ये लग रहा है कि पहले इन सीटों को फोकस कर दिया जाए, कि दमदार चेहरे उन्होंने उतार दिया है कि जिनका अपना क्षेत्र में वजूद है, पार्टी के प्लस वोट हैं, और जो नाराज़गी वो उनको दूर करना है कि वो अपने विरोधियों से कैसे निपटते हैं, अपने दुश्मनों से कैसे निपटते हैं। और जो नाराज़गी है, क्योंकि हमने बीजेपी में देखा है कि नाराज़गी 1, 2, 3 महीने तक नहीं चलती है, हफ्ते 15 दिन 10 दिन की बात रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जो नाराज़गी होगी वो इन उम्मीदवारों को उससे निपटना होगा, उससे कैसे निपटते हैं, वरना पार्टी ने तो कह दिया कि हमने आपको टिकट दे दिया है। लेकिन पार्टी ने एक संदेश और दे दिया है, ये दे दिया है कि वो कांग्रेस से हर मोर्चे पे आगे रहेगी। यदि मुद्दों की बात करें, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो गारंटियां, उनको किस तरह से पंचर किया जा सकता है, वो करने की कोशिश कर रही। जिसका दावा कांग्रेस कर रही थी कि लगातार हम उन 66 सीटों पे, उसको भी पंचर कर दिया। मतलब रणनीति के मामले में, चुनावी मैदान में, मुद्दों के मामले में, हर मामले में बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि जो रणनीति, चाहे वो लाडली बहना की बात कर लें हम, या भी किसानों की जो कर्ज माफ़ी की बात कर रही थी कांग्रेस, लेकिन हमने देखा कि जो किसान सम्मान निधि मिलती थी पहले कि 6,000 रुपये प्रधानमंत्री देते थे, 4,000 मुख्यमंत्री, अब उसको भी राज्य ने बढ़ाकर 6,000 कर दिया, यानी किसानों के खाते में 12,000 जाएंगे। तो एक मुद्दा खत्म हो गया। गैस सिलेंडर में दामों में कमी करने का प्रयास चल ही रहा है। लाडली बहना की राशि हो सकता है कि चुनाव के पहले बढ़ जाए।
बिल्कुल, ऐसे में आने वाले समय में देखना ये होगा कि इस लिस्ट में किस किस तरह के समीकरणों को साधा गया है। हालांकि समय इजाजत नहीं देता, वरना हम और भी इस लिस्ट को लेकर डिटेल में हमारे दर्शकों के सामने विश्लेषण रख सकते थे। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज जी, ब्रिजेश जी, और साथ ही हमारे दर्शक जो इस पूरी लिस्ट को लेकर इस कार्यक्रम को देख भी रहे थे, इस बुलेटिन को देख भी रहे थे। और भी डिटेल चीजें हैं जो अनादि टीवी के दर्शकों को अनादि टीवी दिखाएगा भी, सुनाएगा भी, और वो बारीक बातें जो आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी वो आपको सुनने मिलेंगी अनादि टीवी पर। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।